सरकार से ये जानना चाहते हैं, संविधान विशेषज्ञों से ये बात जानना चाहते हैं कि अवर्ण और सवर्ण कौन है, अवर्ण क्या मतलब है और सवर्ण का क्या मतलब है। काका कालेलकर की हो, उसके आधार पर बीपी मंडल की रिपोर्ट हो और उसके आधार पर जो 52 से 55% तक जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसे मानते हुए आधा आरक्षण बीपी मंडल की संस्तुतियों के आधार पर दे दिया गया। यह भारत में अति आवश्यक है कि अनुच्छेद 340 लागू कराया जाए, जिससे इनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, शैक्षिक स्थिति मजबूत हो सकती है, यह बराबरी का ऊंच नीच की खाई पाट सकता है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। मौजूद है हम न्याय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष SP सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। मुद्दा आज का ये है कि धारा 340 की बार बार हटाने की बात हो रही है सरकार के द्वारा। आखिर ये 340 है क्या? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। देखिए, धारा 340 अनुच्छेद जो है, जिसे हम अनुच्छेद 340 कहते हैं संविधान का, वो भाग है जहां पर जो पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात की गई है, पिछड़े वर्गों के आगे बढ़ाने की बात की गई है। ये सिलसिला एक्चुअली इससे पहले भी था, संविधान के लागू होने से पहले भी था। तो कुछ मायनों में जो कुछ वर्गों को संविधान का जब निर्माण हुआ, कुछ वर्गों को संविधान के तहत ही आरक्षण दे करके आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कर लिया गया था। लेकिन बहुत से वर्ग ऐसे रह गए थे जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अभी भी शोचनीय थी। तो उसमें हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 340 आप कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ये प्राविधान रखा था कि इसमें इन लोगों की भलाई के लिए, इन्हें ऊंचा उठाने के लिए और इन्हें अधिकार दिलाने के लिए आयोग का गठन करके, इनका अध्ययन करके और इनकी दशा को सुधारने का काम किया जाए। तो आपको लगता नहीं है कि 340 जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, उनको न्याय दिलाने की बात करती है, तो ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, क्या ये पिछड़ा विरोधी है? देखिए, इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की और इस पर अध्ययन भी हुए, काम भी हुए, आज भी जारी हैं और इनकी तमाम रिपोर्टें आती रही हैं समय समय पर, चाहे काका कालेलकर की हो, उसके आधार पर बीपी मंडल की रिपोर्ट हो और उसके आधार पर जो 52 से 55% तक जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसे मानते हुए आधा आरक्षण बीपी मंडल की संस्तुतियों के आधार पर दे दिया गया पिछड़े वर्ग के लोगों को। लेकिन चूंकि 52 से 55% इनकी आबादी है, इसलिए इस वर्ग को पहले ये प्राविधान था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, एक लोगों का ये मानना था। लेकिन जब से ये 50% की आर्थिक आधार पर 10% का सवर्णों को आरक्षण देने का काम किया गया, तो 50% की तो बाधा खत्म हो गई। इसलिए अब हमारी मांग ये है कि 340 धारा अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में 54% का आरक्षण मिलना चाहिए। पहली बात, अभी भी कई समितियां लंबित पड़ी हुई हैं कि जो कि उनकी रिपोर्ट चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के पास हो, चाहे केंद्र में पड़ी हुई हो, वो रिपोर्ट लंबित पड़ी हुई है। जस्टिस राघवेंद्र आयोग की रिपोर्ट भी अभी पड़ी हुई है लंबित, जो 27% का आरक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है, उसको 3 भागों में बांटने की बात की जा रही है, जब पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नाम से जो है। वो भी एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब आरक्षण विरोध की बात आती है, SC ST का हो चाहे वो OBC का हो, आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ 10% सवर्णों को भी आरक्षण अलग से दिया जाता है। दोनों बातों में आखिर फर्क क्या और सरकार की इसमें मंशा क्या?
देखिए, हम पहले तो बात सरकार से ये जानना चाहते हैं, संविधान विशेषज्ञों से ये बात जानना चाहते हैं कि अवर्ण और सवर्ण कौन है, अवर्ण क्या मतलब है और सवर्ण का क्या मतलब है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि जिस कैटेगरी में वो पैदा हुआ है उसी में उसे आरक्षण दिया जाए, तो फिर आरक्षण की जो संख्या है, आरक्षण की जो मात्रा है, वो 100% कर दो। भाई, पिछड़े वर्ग की आबादी 54% है, आप 54% दे दीजिए आप उन्हें। जो जितनी वर्ग की जितनी संख्या जिसकी है उसी हिसाब से आप आरक्षित कर दीजिए। यदि आप इस बात वो कर रहे हैं कि जिस जाति में पैदा हुआ या जिस वर्ग में पैदा हुआ उसी में अप्लाई कर सकता है, तो क्योंकि यदि आप 54% के होते हुए और 27% आरक्षण दे रहे हैं, तो जो बाकी 27% रह गया है वो कहाँ जाएगा? वो जनरल कैटेगरी में आरक्षण वो करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आरक्षण आप उल्टा उन लोगों को दे रहे हैं। जब संविधान बनाया गया था तो ये अवधारणा रखी भी गई थी, अगर कोई मेधावी है तो चाहे तो जनरल कैटेगरी से भी अपना फॉर्म भर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। संविधान में जो प्रस्तावना की गई है समानता का अवसर के देने की, ये उसके विरुद्ध है, संविधान की भावना के विरुद्ध है। तो हमारा मानना यह है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहता है, आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आना चाहता है, उसे जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरने की या उसे चयनित होने की अनुमति और आज़ादी मिलनी चाहिए, ये संविधान कहता है। क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है, किसी को भी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे उसके लिंग के आधार पर, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। हम सीधे सीधे बात करेंगे कि सर अपना परिचय दीजिए। मैं GK शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। शर्मा जी, आज आप यहाँ सैनी साहब के कार्यालय मौजूद हुए हैं, क्या कारण? सर, हमारे ये परम मित्र हैं जी, और हमसे उम्र में भी बहुत ज़्यादा हैं, और आज से नहीं, करीब मैं 5 साल से आपको जानता हूँ। आपसे यहाँ से मेरा आना जाना संबंध है, घरेलू टर्म है, और आज मैं आपसे मिलने के लिए आया था। तो आज आपने परिचर्चा सुनी, धारा 344 को लेकर के यहाँ सिलसिला चल रहा है, क्या लगता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? ये सरकार की जो चाहती है कि इसको हटाना चाहिए या नहीं? देखिए सर, जहाँ तक अनुच्छेद 340 की जो बात चल रही है, इस अनुच्छेद 340 पर अगर हम लोग मंथन करते हैं तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन किसी सरकारों ने इसको लागू नहीं किया, जिससे यह एक समूचा डिप्रेस क्लास, वंचित समाज के लोग इस व्यवस्था से वंचित रह गए। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने, न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एसपी साहब ने जो कहा समाज के चिंतन मंथन की व्यवस्था पर, तो यह स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। यह जो दलित, पिछड़े, वंचितों की बात कही गई, यह भारत में अति आवश्यक है कि अनुच्छेद 340 लागू कराया जाए, जिससे इनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, शैक्षिक स्थिति मजबूत हो सकती है, यह बराबरी का ऊंच नीच की खाई पाट सकता है। एक सवाल ये भी आता है, पीछे आपने सुना भी होगा, कई बार नारे लगते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मगर आज तक ये कभी पूरा नहीं हो पाया, वजह क्या? सर ये देखिए, ये तो मेरे समझ से, जहां तक मेरा मानना है, कि इस देश में असमानता को फैलाने का ये एक माध्यम है, इसको मैं मानता हूं। जिस प्रकार से अभी हमारे वर्तमान की सरकार ने देखा है कि गैस पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसको इन्होंने कहा स्वेच्छा से जो लोग छोड़ना चाहते छोड़ दें। यदि ये भारत को बखूबी मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं देश की जनता से, आवाम से यह ऐलान करना चाहूंगा कि जो लोग आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, जिन लोगों ने आज तक लाभ लिया है, उनसे गैस की सब्सिडी की तरह से आरक्षण स्वेच्छा से मांग सकते हैं, क्योंकि जो अंतिम व्यक्ति हमारा है, जो उस व्यवस्था से वंचित रह गया है, उसको भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन जो शिक्षित होगा आरक्षण का लाभ तो वही ले पाएगा ना सर? आरक्षण का लाभ तो हर कैटेगरी में है, हर व्यवस्था में है। वो चपरासी से लेकर अधिकारी तक जा सकता है, देश की हर व्यवस्था में है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर जगह उसका अधिकार प्राप्त है। उस कैटेगरी के आधार पर, उस शिक्षा के आधार पर वहां जा सकता है।